अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश में होंगे। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। नावल का आगाज़ करते हैं। नावल का नाम है लम्से जनून और उसकी राइटर का नाम है ज़ोया अली शाह। देखिए ना शाह, मैं ये ले लूँ, ये रंग मुझे पर बहुत अच्छा लगेगा। मीरब शाह के हाथ से पकड़कर उसे मॉल में अपनी पसंद का एक ड्रेस दिखा रही थी। शाह उसे एक बहुत मशहूर मॉल में लेकर आया था जहाँ पर पाकिस्तानी स्टाइलिश ड्रेसेस की भरमार थी। शाह की जान, तुम पर तो सब कुछ ही अच्छा लगता है, कुछ भी ले लो। जान छिड़कती नज़रों से देखकर बोला। शाह प्लीज़ बताएं ना, ऐसा थोड़ी होता है, आप हर बात इसी तरह की बोल कर जान छुड़ा लेते हैं। अब मेरे लिए ड्रेस सेलेक्ट करें, हाथ से पकड़कर जिद करने लगी थी। तो तुम्हें मेरी पसंद से ड्रेस लेना है? कम ऑन, कम हेयर। कुछ सोचते हुए शाह ने सेल गर्ल को सेल गर्ल को अपने पास आने को कहा। प्लीज पैक ऑल द ड्रेसेस। जहाँ से मीरा ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी, इस स्टैंड में लगे हुए तकरीबन 15-16 खूबसूरत मुनफरद ड्रेस लगे हुए थे। शाह सेल गर्ल को सब पैक करने को बोल रहा था। शाह, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था, आपने तो सारे ड्रेसेस पैक करवा दिए हैं। मीरब ने मुंह बसूरते हुए कहा था। हाँ, तो मेरी जान पर सब कलर और सब ड्रेसेस अच्छे लगेंगे, तो मैं किसी एक का इंतखाब नहीं कर सकता। बिना माहौल का लिहाज किए मीरब की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब कर लिया। शाह, क्या कर रहे हैं, हम मॉल में हैं, कुछ लोग हमें देख रहे हैं। मीरब कसमसा कर थोड़ा दूर होने लगी थी। देख रहे हैं तो देखने दो, मेरी अपनी ज़ाती बीवी है जिसको मैं पाकिस्तान से अपने साथ लेकर आया हूँ। और दूसरी बात, यहाँ पर कोई किसी को नहीं देखता। यहाँ पर तो अगर हम खुले आम किसी किसी भी कर लें तो तब भी कोई नहीं देखेगा। शाह शरारती होते हुए उसे वापस कमर पर हाथ रखकर पहले से ज़्यादा अपने करीब कर चुका था। क्या ख्याल है, कर लें? एक लिप किस और डाल दे, वो क्या कहती हो? तो तुम्हारी टिकटॉक पर फेमस हो जाएगी। हम दोनों तुर्की में किसियां करने वाले जोड़े के नाम से। शाह मीरब की शर्माती हुई हालत से महजूज होते हुए मुस्कुरा रहा था। तंग मत करें और चलें यहाँ से, मैं थक गई हूँ। अब हम होटल चलेंगे। आज शाह ने उसे इस्तांबुल के बहुत ही मशहूर मॉल्स में शॉपिंग करवाई और साथ में पूरा इस्तांबुल घुमाया था। शिप के अंदर बैठकर इस्तांबुल की समंदर का नज़ारा देखकर मीरब बहुत खुश थी। अब मीरब की थकन से बुरी हालत हो चुकी थी। वो जाकर होटल में आराम करना चाहती थी। इस बात से बेखबर कि शाह ऐसा कोई इरादा नहीं रखता था। वो शॉपिंग का सामान गाड़ी में रख कर होटल की तरफ निकल चुके थे। वो कब से सलार साइकिल के नाम की तख्ती लगे बड़े से बंगले के सामने खड़ा था। चौकीदार दोबारा अंदर से होकर वापस आ चुका था। शायद वो लोग इससे मिलना ही नहीं चाहते थे, इसीलिए बहाना बना रहे थे। प्लीज़ आप जाकर उनसे कहें कि मुझे उनसे ज़रूरी बात करनी है और मैं उनसे बात किए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। इसलिए ये बहाने मत बनाएं, मैं उनकी आवाज़ें सुन चुका हूँ जब वो आपसे कह रहे थे कि जाकर बोल दो हम लोग सो रहे हैं। अब की बार चौकीदार जब नया बहाना लेकर बाहर आया तो प्रोफेसर सख्त लहजे में बोल रहा था। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, उसके पीछे एक खातून आकर खड़ी होगी। प्रोफेसर को पहचानने में देर नहीं लगी कि वो शिफा की माँ थी, जिसे उस दिन शिफा के साथ हॉस्पिटल में उसने देखा था। जी बताएं, क्या कहना चाहते हैं? नागवार नज़रों से देखते हुए बोली थी, जैसे कुछ छुपा रही हो। देखिए, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मुझे शिफा के बारे में ज़रूरी बात करनी है, तो प्लीज़ मुझे अंदर आने दें ताकि मैं आपसे आराम से बात कर सकूँ। प्रोफेसर ने अदब से बोला। क्योंकि खातून उम्र में भी उससे बड़ी थी, कुछ सोचते हुए खातून ने अंदर आने को कह दिया। जी फरमाएं, क्या कहना चाहते हैं? घर के अंदर ड्राइंग रूम के सोफों पर बैठने को इशारा करते हुए कहा था, जहाँ पर सलार साइकिल भी आकर बैठ गया। प्लीज़ मैम, मैं जानना चाहता हूँ कि शिफा इतने दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आ रही? वो एक बहुत होनहार बच्ची है। मैं जानता हूँ कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, मगर अब तो इस बात को भी बहुत दिन गुजर चुके हैं, तो उसका टीचर होने की वजह से मुझे परेशानी सी होने लगी। मैं पूछने आया हूँ, प्रॉब्लम क्या है? प्रोफेसर ने बहुत फॉर्मल से अंदाज से पूछा। शिफा की शादी हो गई है, अब वो आगे नहीं पड़ेगी, उसकी माँ ने स्पार्ट और ठोस अंदाज से जवाब दिया। व्हाट? ऐसे कैसे? आपने उसकी अचानक शादी कर दी जब उसके एग्जाम्स इतने नज़दीक थे? प्रोफेसर ने हैरान कन नज़रों से देखते हुए कहा। क्यों, हमें अपनी बेटी की शादी करने के लिए आपकी इजाज़त लेनी चाहिए थी। उसकी माँ ने गुस्से से देखा। मैम, मैंने ऐसा नहीं कहा, बस मैं हैरान हो गया था। अपने लहजे की सख्ती को खुद महसूस करके वो मामले को खराब नहीं होने देना चाहता था, इसलिए फौरन तस्दीक करते हुए बोला, तो फिर ठीक है, आपका जवाब मिल गया, अब आप जा सकते हैं। उसकी माँ दो टोक अल्फाज से बोल रही थी, जबकि पास ही सोफे पर उसका बाप चुप बैठा था, जिसकी नज़रें कुछ और ही कहना चाहती थी। सर प्लीज, अगर कुछ ऐसा है जो आप मुझे बता दें तो शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। मेरी बेटी जिसके हाथों में है वहां पर आप हमारी मदद नहीं कर सकते। आखिर उसने अपनी चुप तोड़ते हुए कहा। कहाँ है आप, मुझे बताएं तो सही। प्रोफेसर का शक सही निकला।
یعنی کہ شفا کے ساتھ کچھ غلط ہوا۔ شفا کی ماں نے بیچ میں بہت بار اپنے شوہر کو روکنے کی کوشش کی، مگر وہ ایک مجبور اور بے بس باپ کی طرح اپنی بیٹی کو کسی بھی حال میں بچانا چاہتا تھا۔ جس نے اپنے گناہوں کو ایک اجنبی پروفیسر کے سامنے قبول کرنے میں بھی دیر نہیں لگائی تھی۔ کیا کہا سر آپ نے؟ وہ ACP شامر ملک کے پاس ہے؟ شامر کا نام سن کر وہ پروفیسر چونک گیا تھا۔ جی، اور میرے خیال سے آپ ACP شامر کو جانتے ہوں گے کہ وہ کتنا نڈر پولیس آفیسر ہے جو کسی سے نہیں ڈرتا۔ میں نے تو اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے تو وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ سالار سیگل کے لہجے میں شرمندگی، بے بسی، ندامت، نہ جانے کیا کیا تھا یہ بولتے ہوئے۔ میرے خیال سے اب آپ کو تسلی ہو گئی ہے تو اب آپ جا سکتے ہیں، کیونکہ ACP شامر سے ٹکرانے کی تو نہ ہماری اوقات ہے نہ آپ کی، تو اس لیے اب آپ مزید یہاں پر بیٹھ کر ہماری بے بسی کا مذاق مت اڑائیں۔ اب یہاں سے تشریف لے جا سکتے ہیں۔ شاید اس کی بیوی کا یہ غصہ تھا کہ اس کے شوہر نے اس کی بیٹی کے بارے میں کیوں بتایا ہے، اس لیے وہ اپنے شوہر کو گھورنے کے بعد پروفیسر پر بھڑک اٹھی تھی۔ پروفیسر گہری سوچتا ہوا ان کے گھر سے نکل چکا تھا۔ شاہ شاہ شاہ، میرب چلائی تھی۔ وہ پاگل لڑکی، کیوں چلا رہی ہو؟ شاہ جو گہری نیند میں سو رہا تھا میرب کے چلانے سے ہڑبڑا کر کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھا تھا۔ تو اور کیا کروں، آپ یہ میرے اوپر اتنے بھاری جسم ڈال کر سو رہے ہیں، میں لڑکی ہوں، بیڈ نہیں۔ شاہ کو اپنے اوپر سے دھکیلتے ہوئے بولی تھی، جو اب بھی شرٹ لیس اس کے اوپر براجمان ہوا پڑا تھا۔ میرا تو تم ہی بیڈ ہو، اس لیے چپ چاپ پڑی رہو، ورنہ صبح صبح ہوش ٹھکانے لگانے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ نیند کی خماری سے بھری ہوئی آنکھوں سے ایک نظر دیکھا۔ اس کی جھنجھلاہٹ دیکھ کر شاہ کے آتشی لب مسکرائے۔ نیند کی خماری سے بھری آنکھوں میں پڑتے لال ڈورے اس کی آنکھوں کو اور بھی خوبصورت بنا رہے تھے۔ ذرا سا مسکرانے سے اس کے گالوں کے ڈمپل گڑوں کی طرح گہرے ہو گئے۔ ساری رات آپ نے کون سے میرے پاؤں دبائے ہیں جو ابھی مجھے ہوش ٹھکانے لگانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں؟ شاہ نے پوری رات میرب کی نیند حرام کر رکھی تھی، اور ایک وہ شاپنگ کرتے ہوئے بہت تھک چکی تھی۔ سارا دن انہوں نے استنبول کی خوبصورت جگہوں کو دیکھتے ہوئے گھوم کر گزارا تھا۔ رات میں شاہ نے اسے اپنی محبت بھری شدت سے ہلکان کیا تھا۔ میرب اس وقت فل غصے سے بھری ہوئی تھی۔ اب شاہ اس کے اوپر اپنے بازو پھیلائے لمبا چوڑا وجود لیے گہری نیند میں سو رہا تھا، اسی لیے میرب اس سے جگا رہی تھی، مگر شاہ جو جان بوجھ کر ڈھیٹ بن کر آواز نہیں دے رہا تھا۔ اچھا، تو تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے پاؤں دباؤں؟ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لاؤ دبا دیتا ہوں۔ اس کے موڈ کو خراب دیکھ شاہ کو ہنسی آ رہی تھی، اٹھ کر پاؤں پکڑ کر دبانے لگا۔ کیا کر رہے ہیں، چھوڑے، یہ اچھا ہے، رات کو سونے مرنے نہیں دو، اور صبح اٹھ کر پیروں کو ہاتھ لگا کر اللہ کی ذات کے سامنے بھی شرمندہ کرواؤ کہ میں اتنی بری بیوی ہوں جو اپنے شوہر سے اپنے پیروں کو ہاتھ لگوا رہی ہوں۔ اپنے پیروں کو پیچھے کھینچتی ہوئی وہ تقریباً اٹھ کر ہی بیٹھ گئی تھی۔ نہیں، اللہ تم سے ناراض نہیں ہوگا، میں اللہ تعالیٰ سے کہوں گا کہ میں اپنی خوشی سے اپنی پیاری بیوی کے پیارے پیارے پاؤں دبا رہا ہوں۔ کہاں لکھا ہے کہ بیوی کے پیروں کو ہاتھ لگانا گناہ ہے؟ وہ پھر سے میرب کے پاؤں اپنی جانب کھینچتے ہوئے دبانے لگا تھا۔ پلیز شاہ، چھوڑ دیں، اگر نہیں بھی لکھا تب بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں آپ سے میرے پاؤں کو ہاتھ لگائیں۔ وہ پھر سے اپنے پیر کھینچتی ہوئی شرمندہ سے انداز سے بول رہی تھی۔ چلو، پیروں کو ہاتھ نہیں لگانے دینا تو منہ کو لگا لو۔ اسے پاؤں سے کھینچا تو وہ بیڈ پر گھسیٹتے ہوئے لیٹ گئی تھی۔ شاہ پھر سے اس کے اوپر آ گیا، اس کی پنکھڑیوں کو قید کرنے کی کوشش میں لگ گیا۔ شاہ، چھوڑے مجھے، وہ چلاتے ہوئے شاہ کے بالوں سے پکڑ کر پیچھے کر رہی تھی۔ بدتمیز لڑکی، شوہر سے بدتمیزی کر رہی ہو؟ اب تمہیں اللہ گناہ نہیں دے گا۔ مینا اپنے بالوں کو چھڑوائے اس کی جانب دیکھا، آتشی لبوں سے دلکش انداز سے کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ نہیں، اس بات کا مجھے کوئی گناہ نہیں ملے گا، میرے شوہر کو اور کوئی کام ہے ہی نہیں سوائے مجھے ہلکان کرنے کے۔ دیدہ دلیری سے مقابلہ کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ کیا ہلکان کیا ہے میں نے تمہیں؟ اتنا پیار کرنے والا شوہر ملا ہے، جانے شاہ، قدر کیا کرو۔ اس کی جبڑے کو محبت والی سختی سے پکڑتے ہوئے زبردستی اپنے ہونٹ اس کی پنکھڑی سے ٹکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ اسے محبت کرنا نہیں کہتے، اگلے کی جان لینا کہتے ہیں، اور ویسے بھی آپ تیاری کریں، آپ کا کام کتنا رہ گیا ہے، مجھے واپس لے کر چلیں، میں آپ کو اس سے زیادہ افورڈ نہیں کر سکتی۔ سارا دن آپ اپنی میٹنگ کرتے ہیں اور رات میں مجھے ذلیل کرتے ہیں، اب ان کو میرے نزدیک مت لگے گا۔ دھمکی امیز لہجے سے آنکھیں دکھائی، انگلی شاہ کے لبوں پر رکھ کر پوائنٹ کرتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا جی، رومان شاہ کو دھمکی دے رہی ہو، جو خود چلتی پھرتی ایک دھمکی ہے؟ میں تو انہیں نزدیک بھی لاؤں گا، ان سے ان کی مرضی کے مطابق من پسند کام بھی کراؤں گا، تمہاری جان کو راتوں کو ہلکان بھی کروں گا اور اپنا پیار بھی جتاؤں گا، تمہاری سانسوں کو پی کر اپنی پیاس بھی بجھاؤں گا۔ تم جو کر سکتی ہو کر لو، اور پلیز دھمکی مت دیا کرو مجھے۔ جانے شاہ، تمہاری دھمکی دینے سے پھر میرا وہ کام ضرور کرنے کو دل چاہتا ہے جس سے تم مجھے منع کرتی ہو۔
کہتے ہوئے اس کے دونوں کلائیوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں پکڑ کر بیڈ کی دونوں جانب پن کر چکا تھا۔ لاکھ اس کے سر ہلا کر ادھر ادھر کرنے کے باوجود اپنے لب پنکھڑیوں پر رکھ کر اس کی معصوم سانسوں کو بند کر گیا۔ رات کی شدتوں سے ٹوٹی ہوئی میرب اب پچھتا رہی تھی کہ کیوں اس نے شاہ کو دھمکی دینے والی غلطی کی۔ میرب کیا ضرورت تھی صبح صبح سوئے ہوئے شیر کو اٹھانے کی؟ اگر اوپر لیٹا تھا تو لیٹے رہنے دیتی، اب تو نکال رہا ہے صبح صبح تمہاری جان، وہ خود کے دماغ میں سوچ کر خود کو کوس رہی تھی۔ اوہ جانے شاہ، قسم سے مزہ آ گیا، بہت اچھا کیا جو تم نے مجھے جگا دیا، ورنہ تو میں ایسے ہی محبت سے محروم سویا رہتا۔ احسان رہا تمہارا مجھ پر۔ اس کے لبوں پر منمانیاں گزارتے ہوئے اپنی مرضی سے پیچھے ہوا تھا۔ اتنا ضدی شخص میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھا، جس کو ذرا سی بات بھی دھمکی لگتی ہے، رات کو دھمکی بنا کر پھر میری جان کو ہلکان کرنے پر تل جاتا ہے۔ وہ سوچ کر کڑ رہی تھی۔ منہ سجھانے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا ظلم میں نے تم پر کیا ہے، جو کہ ظلم ہے نہیں صرف تمہیں لگتا ہے، اتنا ظلم تم مجھ پر کر سکتی ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تکیے پر سر رکھ کر سیدھا ہو کر بیڈ پر بازو پھیلا کر لیٹ گیا، آنکھیں بند کر کے اب خود بھی ظلم کروانے کے لیے تیار لیٹا تھا۔ مجھے نہیں کوئی شوق آپ پر ظلم کرنے کا، چپ کر کے لیٹے رہیں۔ وہ دوسری طرف رخ کرتی ہوئی سونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اس کا شاہ کتنا ضدی اور اڑیل ہے۔ سوچتے ہوئے اس کے لب غصے میں بھی مسکرائے تھے۔ وہ یہی تو چاہتی تھی کہ پہلے والا شاہ مل جائے، جو اس کی جان کو ہلکان تو کرتا ہے مگر اس کا وجود اس کے شاہ کو سکون دیتا ہے۔ یہ سوچ کر دل سے میرب کو خوشی ہوتی تھی۔ اسی خوشی کو محسوس کرتے ہوئے میرب کے لب مسکرائے تھے۔ ویسے جانے شاہ، تم میری طرف منہ کر کے بھی مسکرا سکتی ہو، چوری چوری مسکرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ شاہ اس کے اوپر سر جھکائے اسے مسکراتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ کیا ہے شاہ، سونے دیں پلیز، سچی آپ جتنا مجھے تنگ کرتے ہیں نا، میں نے ایک دن مر جانا ہے۔ ایسے ہی میرب کے منہ سے نکل گیا تھا۔ میرب، آج کے بعد ایسا لفظ اپنے منہ سے مت نکالنا۔ اگر تم میری محبت کی شدتوں سے مر جاؤ گی تو شاہ کی قسم کھانے میں دیر نہیں لگے گی، شاہ کو قسم کھانے میں دیر نہیں لگے گی کہ میں کبھی تمہیں چھوؤں گا بھی نہیں۔ میرب، تمہیں یہ بولنے کا حق نہیں ہے۔ تم ہمیشہ شاہ کے ساتھ رہو گی، اگر کسی کو موت آئے گی تو پہلے شاہ کو آئے گی۔ میرب، تمہارے بنا زندگی سوچ کر میں کانپ جاتا ہوں۔ اس کے چہرے کو پاگلوں کی طرح چومتے ہوئے بولے جا رہا تھا۔ مجھ میں اور ہمت نہیں ہے، اپنے سب عزیزوں رشتہ داروں کو میں کھو چکا ہوں۔ بابا سے اتنی محبت کرتا تھا کہ بابا میری دنیا ہے، مگر بابا مجھے اس بے رحم دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ امی جان سے اتنا پیار کرتا تھا کہ امی جان کے سوا مجھے کوئی کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ امی جان بھی چھوڑ کر چلی گئی۔ اب تم کیا چاہتی ہو؟ صرف میری زندگی میں تم اور میرا بچی ہو، تو تم لوگ ایک دعا کرو نا، میں ہی مر جاؤں۔ شاہ پتہ نہیں کیوں اتنے بے قابو سا ہو کر بولے جا رہا تھا۔ میرب کو شاہ کی گھبراہٹ سے ڈر لگنے لگا تھا۔ شاہ، آئی ایم سوری، میں اب ایسا کبھی دوبارہ نہیں بولوں گی۔ شاہ پلیز، کیا ہو گیا ہے؟ میں نے تو ایسے ہی بول دیا تھا۔ میرب شاہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے شاہ کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ میرب پلیز، ایسے یا ویسے کبھی بھی دوبارہ ایسے نہیں بولنا۔ تم میری جان ہو، شاہ کے جینے کی وجہ ہو تم۔ تیزی اور گھبراہٹ سے بولتے ہوئے شاہ کے لب کپ کپانے لگے تھے۔ نہیں بولوں گی، پلیز آپ نارمل ہو جائیں۔ شاہ، مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ کی گھبراہٹ سے۔ شاہ نے اپنا گھبرایا ہوا چہرہ جھکاتے ہوئے اپنا سر میرب کے دل والے مقام پر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس وقت شاہ ایک ڈرے ہوئے بچے کی مانند لگا جو اپنے پیاروں کو کھونے سے بہت خوف زدہ تھا۔ میرب شاہ کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ میرب کی محبت بھرے ہاتھوں کے لمس شاہ کو پرسکون کیے نیند میں لے گئے۔ میرب نے دل میں عہد کیا تھا کہ وہ کبھی مذاق میں بھی ایسا لفظ نہیں کہے گی جس کی وجہ سے اس کا شاہ تکلیف میں چلا جائے۔ اپنے سینے پر سوئے ہوئے شاہ کے پرسکون چہرے کو دیکھ رہی تھی جو اپنے پراپرٹی پر پورے حق سے براجمان ہو کر گہری نیند سو رہا تھا۔ شاہ کے وزن کی وجہ سے میرب کو سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی، مگر اب اس نے اف بھی نہ کرنے کا عہد کیا تھا۔ اس کا شاہ اور اس کے وجود پر سر رکھے اتنا پرسکون سو رہا تھا تو میرب اب ایسی گستاخی کبھی نہیں کرے گی جس سے شاہ کی آنکھ کھل جائے۔ اس نے دل میں سوچتے ہوئے شاہ کے بالوں پر نرمی سے لب رکھ کر چوم لیا تھا۔ سائیں پلیز مجھے جانے دیں۔ تائی جان کیا سوچتی ہوں گی کہ میں اتنی بے شرم ہوں، اتنا دن چڑھایا ہے اور میں ابھی تک اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ خرم جو سے اپنی مضبوط باہوں کی گرفت میں کس کے ہلنے تک نہیں دے رہا تھا، بیا کب سے اس کی منتیں کر رہی تھی باہر جانے کے لیے۔ نہیں، تیری تائی جان ناراض بالکل نہیں ہوں گی، اسے پتہ ہے کہ اس کی بہو اس کے بیٹے کی خدمت کر رہی ہے۔ گرفت کو مضبوط کرتے ہوئے نیند میں ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے مسکرایا۔ سائیں اللہ کا خوف کریں، آپ مجھ سے خدمت تو نہیں کروا رہے؟ ہاں تو سائیں کی جان، سائیں نے کب منع کیا کہ تم میری خدمت مت کرو؟ چل شروع ہو جا۔ اسے اپنے اوپر کھینچتے ہوئے خماری بھرے لہجے سے بولا۔ چھوڑے مجھے سائیں، بڑے بے شرم ہیں آپ، چھوڑو مجھے، جانے دیں۔ سائیں کی بے باک حرکت پر وہ شرما کر لال ٹماٹر ہو گئی۔ سائیں کی کمسن شہزادی، تیرا سائیں تو ایسا ہی ہے اور ایسا ہی رہے گا، کبھی نہیں بدل سکتا، ایسے ہی مجھے قبول کرنا پڑے گا۔
वो अपनी बेबाकियों को जारी रखे हुए उसके चेहरे पर लम्हों की हल्की फुल्की सी बारिश बरसा रहा था। साईं जाने दो ना, मुझे सच में ताई जान के सामने बड़ी शर्म आएगी। वो क्या सोचेंगी मेरे बारे में। रोज़ तो मैं फजर की नमाज के बाद उनके कमरे में घुस जाती थी, और अब वो देख लें 10 बजने वाले हैं, मुझे शर्म आ रही है। भैया सुबह सुबह दिमाग मत खा मेरा। जा पहले फ्रेश हो ले और फिर मिल आना अपनी ताई जान को। तेरे सीने को ठंड पड़ जाएगी। कब से तड़प रही है अपनी सास को मिलने के लिए। अपनी बाहों की गिरफ्त को ढीला करते हुए आखिर उसे आज़ादी बख्श दी। जी नहीं, वो मेरी ताई जान है, सास नहीं। और आज के बाद सास कहिएगा भी मत। वो बहुत तेज़ी से बेड से उतरकर वॉशरूम में जाकर बंद होते हुए बोली थी। उसे अभी भी डर था कि कहीं साईं का मूड बदल न जाए। साईं करवट लेकर बेड पर उल्टा लेटा मुस्कुराते हुए फिर से सो गया। क्या हो गया है जान। मीरा की चीख पर शाह मीर जल्दी से उससे दूर हो गया। मीर, आप मेरा जख्म दुखा दिया। वो रोने लगी थी। सॉरी मेरी जान, मुझे पता नहीं चला। उसके पाँव को अपनी गोद में रखकर घबरा कर बोल रहा था, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वो बच्चों की तरह ऊंची आवाज़ में रोने लगी थी। मेरी जान सॉरी, मैं दवा लगा देता हूँ। प्लीज़ यार, ऐसी ऊंची आवाज़ में तो मत रो। साथ वाले कमरे में लड़की है, क्या सोचेगी कि आधी रात को मैं अपनी बीवी पर कौन सा जुल्म कर रहा हूँ जो बेचारी आवाज़ें निकाल कर रो रही है। शामिर मीरा की आवाज़ों से तकरीबन घबरा कर उसे चुप करवाने के लिए मिन्नतें कर रहा था। क्या लगता है आपको कि मैं ड्रामा कर रही हूँ? मुझे दर्द नहीं हो रहा, मैं जानबूझ कर रो रही हूँ। शामिर की जानिब गुस्से से देखते हुए बोल रही थी। नहीं नहीं मेरी जान, मैंने ऐसा नहीं कहा कि तुम जानबूझ कर रही हो। मैं तो बस ये कह रहा था कि प्लीज़ अपना वॉल्यूम थोड़ा कम रखो। वो मीरा के गुस्से और चिल्लाने से डरते हुए बोल रहा था। कितनी मुश्किल उसे उसके पाँव की ड्रेसिंग सेट की और उसे पेन किलर खिलाया और फिर अपनी गोद में सर रखकर पिछले 3 घंटों से बच्चों की तरह लोरियां सुनाकर उसे सुलाने की कोशिश कर रहा था। अब जाकर वो सोई थी। तेरा वजूद इंतहाई अजीज है मुझे, तेरे सिवा नहीं आता किसी पे प्यार मुझे। वो सोचकर लबों में मुस्कुराया था। मेरी जान, एक बार तुम्हारा प्यार ठीक हो जाए, उसके बाद ये जो तुमने पैर की ड्रामेबाजी आज की है ना, उसका बदला तो तुम्हारा मीर तुमसे ज़रूर लेगा। शमीर को अच्छी तरह से पता था कि उसके पैर में जितना दर्द था उससे कहीं ज़्यादा उसने ड्रामा किया है। वो जानता था कि मीरा का बहुत अच्छा लगता है मीर से अपने नखरे उठवाना, और बहुत दिन हो गए तो उसने अपने नखरे उठवाए नहीं थे, और आज मौका मिलने पर उसने ये मौका ज़ाया नहीं जाने दिया था। ज़रा सा मीर का पैर उसके पैर पर आ गया था और मीरा ने पूरे 3 घंटे की फिल्म चलाकर उसके अच्छे खासे रोमांटिक मूड की ऐसी की तैसी फेर दी थी। अब मीर की ड्रामा कोहिन उसकी गोद में सर रखे आराम से सो गई। शामिर की शर्ट के खुले बटनों वाली जगह से बच्चों की तरह अपना हाथ अंदर घुसाए हुए बड़े आराम से सो रही थी। उसकी एक्टिंग देखकर शामिर को हंसी आ रही थी। शामिर उसके साथ आराम से लेट गया, बाजू की उसके ऊपर से गुजारते हुए करीब कर लिया। सोने की कोशिश करने लगा था क्योंकि मैडम सो चुकी थी और इस गरीब की नींद और रोमांस का बड़ा बेड़ा गर्क कर चुकी थी। अब उसके पास सवाए सोने की कोशिश करने की कोई चारा नहीं था। तुम्हारा इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि मैं उस लड़की के साथ क्या करूंगा। तुम यहाँ से जा सकते हो। शामिर ने जबड़े मीचते हुए टेबल पर जोर से हाथ मारा था। प्लीज़ अब मेरी बात तो सुने। हम इस मुद्दे पर आराम से बैठकर भी तो बात कर सकते हैं। प्रोफेसर ने समझाने वाले अंदाज से शामिर को बड़े अदब से बैठने को कहा था। ना तो मुझे बैठना है और ना मुझे इस मुद्दे पर कोई तुमसे बात करनी है, ना ही मैं तुम्हें को सफाई देना ज़रूरी समझता हूँ। गुस्से से उठ खड़ा हुआ था। सामने टेबल पर रखे हुए मोबाइल को उठाकर शामिर वहाँ से तेज तेज कदमों से निकल आया। ऐसे भी शामिर को प्रोफेसर ने कैफ़े में बुलवाया था, शिफा के माँ बाप के बताने पर कि उनकी बेटी एसीपी शामिर मलिक के पास है। प्रोफेसर एसीपी को समझाने आया था कि शायद उस लड़की को बचाया जा सके, मगर वो ही बातों में शामिर का दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था। वो बिना प्रोफेसर की कोई और बात सुने वहां से निकल कर सीधा अपनी जीप में बैठ गया। जीप को उड़ाने वाले अंदाज में लेकर गया था, जबकि प्रोफेसर वहीं पर सर थामे हुए टेबल पर बैठा हुआ गहरी सोच में मुब्तला था। शायद सब ठीक तो है ना, हम इतनी जल्दी तैयारी क्यों कर रहे हैं? कल रात तक तो आपको कोई ऐसा प्लान नहीं था। मीरा बहुत परेशान थी कि अचानक सुबह सुबह पाकिस्तान वापस जाने की तैयारी करने पर। मेरी जान, सब कुछ ठीक है, बस यहाँ से हमारा काम वाइंड अप हो गया है तो अब हमें वापस जाना है, और मेरे ऑफिस में काम का बर्डन बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दिलावर का फ़ोन बार बार आ रहा है। शामिर शाह मिरर के सामने खड़ा हुआ अपनी शर्ट के बटन बंद कर रहा था। वो मीरब को क्लियरली कोई जवाब भी नहीं दे रहा था। कुछ ऐसा था जो शाह मीरब को बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। मीरब, मेरी जान, तुम क्यों परेशान हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे होते हुए तुम्हें दिमाग पर परेशानी सवार करने की ज़रूरत नहीं है। जब कह रहा हूँ कि तैयारी करो, ऑफिस में काम है, तो तुम ये गहरी सोच में क्यों हो? मीरब जो पैकिंग करते हुए गहरी सोच में थी कि आखिर शाह इतनी जल्दी जाने की तैयारी क्यों कर रहा है। शाह उसके उदास और कशमकश वाले चेहरे को मिरर से देखते हुए उसके पास आकर कंधे पर हाथ रखते हुए सीने से लगाकर बोल रहा था।
جان جان وہ شاہ کی اس کے چہرے پر ذرا سی اداسی بھی جان تھی وہ شاہ کی اس کے چہرے پر ذرا سی اداسی بھی شاہ کی دھڑکنوں کو بے چین کر دیتی تھی. جیسے اس وقت شاہ اپنی ڈریسنگ سیٹ کرتے ہوئے میرج چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا اور میرب کو پیار سے سمجھانے لگا تھا. نہیں شاہ، میں پریشان تو نہیں ہوں، میں تو بس یہ سوچ رہی تھی کہ ہم اتنی جلدی کیوں جا رہے ہیں. وہ اداسی بھرے لہجے سے بولتے ہوئے شاہ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر شرٹ کے بٹنوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی. کیا میری جان ابھی اور یہاں پر رکنا چاہتی ہے؟ کل ہی تو تم کہہ رہی تھی کہ مجھے گھر واپس لے کر چلو. تو ایک طرح سے تو جو تم چاہتی تھی وہی ہو رہا ہے. شاید سمجھ تو رہا تھا کہ میرب ابھی جانا نہیں چاہتی تھی، بس اس نے رات اپنی نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے غصے میں بول دیا تھا. ہاں، میں ابھی نہیں جانا چاہتی، مجھے آپ کے ساتھ یہاں پر بہت اچھا لگ رہا تھا. پہلی بار تو میں آپ کے ساتھ کہیں آئی ہوں. اور دانت سا منہ بنائے بڑی دھیمی آواز میں بول رہی تھی. ایسا ہے تو پھر پہلے کیوں نہیں بتایا؟ نظریں جھکا کر شاہ نے میرب کے چہرے پر مرکوز کر رکھی تھی. مجھے لگا کہ آپ سمجھ جائیں گے، مگر آپ تو سمجھے ہی نہیں اور مجھے واپس لے کر جا رہے ہیں. وہاں جا کر آپ کام میں مصروف ہو جائیں گے اور میں پھر پہلے کی طرح اکیلی بور ہوتی رہا کروں گی. شکوہ کو لہجے سے بول رہی تھی. پہلی بات، میں جا کر تن جتنا بھی مصروف ہو جاؤں اپنی جان کو بور نہیں ہونے دوں گا. وہ ایک مشکل دور تھا مجھ پر. امی جان کی جانے کے بعد میں خود کو سنبھال نہیں سکا. میرے اندر بہت کچھ ٹوٹ گیا تھا امی جان کے جانے سے، مگر تمہاری محبت مجھے زندگی کی خوبصورت راہوں پر واپس لے آئی. اب واپس جا کر تمہارا شاہ پہلے والا شاہ بن جائے گا جو آفس جا کر بھی تمہیں اپنا پورا ٹائم دیتا تھا. اب تم بور نہیں ہوگی. اپنے اس لٹکے ہوئے چہرے کو ٹھیک کرو، مجھے اسمائل کر کے دکھاؤ. تمہارا یہ مرجھایا چہرہ مجھے زندگی سے دور کر دیتا ہے. ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا میرب، تمہارے چہرے کی خوشی مجھے جینے کی وجہ ہے اور مجھے ہمیشہ زندگی سے منسلک رکھنے کے لیے تمہارے چہرے کو مرجھایا ہوا نہیں ہونا چاہیے. اوکے؟ فیصلہ انداز سے حق جتاتے ہوئے بول رہا تھا. شاہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں. میرے خیال سے سوال کا کوئی جواز نہیں ہے. کیا میرا ہر انداز تمہیں یہ نہیں بتاتا کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں؟ پھر بھی اگر میری جان نے آج میرے منہ سے ہی سننے کا ارادہ کر لیا ہے تو ہاں، شاہ تم سے بہت پیار کرتا ہے. شاہ کی جان ہو تم. رومان شاہ کے دل پر صرف اور صرف تمہاری حکومت ہے. ماتھے پر لب رکھ کر بڑی محبت بھرا بوسہ دیتے ہوئے کہا. اب جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، باقی کی پیکنگ میں کر لوں گا، ہماری فلائٹ کا ٹائم ہونے والا ہے. کہتے ہوئے میرٹ کے سامنے خود تیار ہونے لگا تھا اور میرٹ کپڑے لے کر واش روم میں جا کر بند ہو چکی تھی. سارے ڈاکٹر جو کراچی سے ایک ساتھ آئے تھے آج ایک بار پھر اکٹھے تھے اور تقریباً سارا گاؤں بھی اس خوشی میں شامل ہونے آیا تھا اور ایک غریب لڑکی کی بیٹی کو اتنے اچھے جوڑے نے گود لیا ہے. سبھی ہما شادب کے فیصلے سے بہت خوش تھے. ان کی خوشی کو سب مل کر سیلیبریٹ کر رہے تھے اور تقریباً سب ڈاکٹر بچی کے لیے گفٹ لائے اور کئی تو گاؤں کے لوگ بھی ایسے تھے جو اپنی حیثیت کے مطابق بچی کے لیے تحفے لے کر آئے تھے. آج سب ڈاکومنٹ کمپلیٹ ہو چکے تھے. بچی کو قانونی کارروائی کرنے کے بعد ڈاکٹر شاہد کے حوالے کر دیے گا. ہما کی تو خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں تھی. وہ تو ننھی پری کو اپنے سینے سے لگائے گھوم رہی تھی اور اس کی ساتھی ڈاکٹر بھی ہما کے ساتھ بہت زیادہ کوپریٹ کر رہی تھی. یہ کہہ رہی تھی کہ وہ ڈیوٹی کے دوران اپنی بیٹی پر اچھی توجہ دے، اس کی جگہ ڈیوٹی چارج سنبھال لیا کرے گی. ڈاکٹر شہزیب جہاں اتنی پیاری بیٹی کو پا کر خوش تھا، وہیں ہما کے چہرے پر جو چمک اور خوشی تھی اسے دیکھ کر بھی بہت خوش تھا. یہ سچ تھا کہ یہ فیصلہ ہما کا تھا، بس اس نے تو اس کے اس فیصلے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا تھا، مگر اب اسے لگ رہا تھا کہ یہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہے. سب ڈاکٹر شہزیب اور ڈاکٹر ہما کی طرف سے ٹریٹ دی گئی. ایک الگ ہی گہما گہمی خوشی کا ماحول سجا ہوا تھا گاؤں کے بیچ میں. شہزیب کے گھر والوں کو بھی ننھی پری کے آنے کی خوشخبری سنا دی گئی تھی. ان کو بھی اپنی بہو اور بیٹے کے اس فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں تھا. شہزیب کی فیملی کافی پڑھی لکھی اور بادشاہور تھی. وہ بھی بہت خوش تھے اور بہت بے صبری سے ان کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے. کب وہ ننھی پری کو لے کر گھر آ جائیں اور گھر میں رونق لگ جائے. ہماری پیاری سی بیٹی کی پیاری مورے چلیں. شہزیب نے ہما کو اپنی بیٹی کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے مصروف پا کر کھانستے ہوئے متوجہ کیا. شہزیب مورے کا مطلب کیا؟ مجھے بتائیں تو صحیح. آپ نے کل رات کو بھی مجھے مورے کہا تھا. مسکرا کر شہزیب کی جانب دیکھتے ہوئے ہما نے مسکرا کر سوال کیا. مورے کا مطلب ہوتا ہے ماں، امی، ماما، موم. جیسے ہر زبان میں ماں کو الگ الگ زبان سے بلایا جاتا ہے، اسی طرح پشتو زبان میں ماں کو مورے کہتے ہیں. تم ہماری بیٹی کی مورے. ہما کے پیچھے کھڑی ہو کر ننھی گڑیا کی چہرے کو نرمی سے چھوتے ہوئے بول رہا تھا. تھینک یو سو مچ شہزیب، مجھے اتنا پیارا رتبہ دلانے کے لیے. آپ ورلڈ کے بیسٹ ہسبینڈ ہیں. بے اختیار شہزیب کے سینے سے سر لگا گئی. کنٹرول میری پیاری سی ڈاکٹر صاحبہ، ہم اس وقت اپنے کیمپ میں نہیں ہیں، باہر کھڑے ہیں. اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر ساتھ لگاتے ہوئے مذاق کیا تھا.
सॉरी, वो थोड़ी-सी शर्मिंदा होकर मुस्कुराकर पीछे हो गई थी। सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, कैंप में चलो, अच्छी तरह गले मिलकर लबों को चूमकर किस्सियाँ शीशियाँ लेने के बाद हम अपनी बेटी के आने की खुशी को सेलिब्रेट करेंगे। रात को भी मेरी प्यारी बेटी ने अपने बाबा के रोमांस की बैंड बजा दी थी। अब वहीं से कंटिन्यू करते हैं। हुमा के कान में इतनी कम आवाज़ में सरगोशी की कि कुछ दूरी पर खड़े हुए डॉक्टर ने बिल्कुल नहीं सुना था, मगर हुमा शर्म से लाल टमाटर हो गई। डॉक्टर साहब, अब आप थोड़े से सुधर जाएँ, एक बेटी के बाप बन गए हैं, वो भी सरगोशी करते हुए बोली थी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है कि मैं सुधर जाऊँगा और मुझ में कुछ बदलाव आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर मैं 10 बच्चों का बाप भी बन गया, तो मैं तो ऐसा ही रहूँगा। डॉक्टर हुमा साहिबा, ये मत भूला करें कि तुम्हारा शौहर पठान है और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी कितनी औलादें हो गई हैं। बल्कि हर औलाद के बाद हम खुद को पहले से ज़्यादा फिट महसूस करते हैं। इतने बेबाकी से हुमा के चेहरे पर नज़रें गाड़े थोड़ा-सा उस पर झुककर आहिस्ता से बोल रहा था। हुमा को तो अपनी साँसें गले में ही घुटती हुई महसूस हो रही थी। उसकी हालत देख कर थोड़ा पीछे होकर खिलखिला कर हँसा था। उसे अपने कैंप की जानिब चलने को इशारा करते हुए साथ चल पड़ा। दोनों मुस्कुराते हुए अपने कैंप में जा रहे थे और अपनी प्यारी बेटी को साथ लिए हुए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो रोमान? शामिर ने बिल्कुल नॉर्मल अंदाज से सलाम का जवाब दिया था। एसीपी साहब, हम तो बिल्कुल ठीक हैं, आप कैसे हैं और कहाँ हैं? रोमान शाह ने भी नॉर्मल से अंदाज से पूछा था। मैं इस्लामाबाद हूँ इस वक्त, तुम्हारे जाने के बाद मेरी पोस्टिंग यहाँ पर हो गई थी। ओके, तो फिर मैं भी इस्लामाबाद आया हुआ हूँ। बताओ कहाँ पर हो तुम? मैं तुमसे आकर मिल लेता हूँ, चलो इसी बहाने मुलाकात ही हो जाएगी। नहीं, मेरे पास तो फ़िलहाल टाइम नहीं है, मैं किसी ज़रूरी काम से साइड एरिया पर हूँ, तो बाद में मिल लूँगा। जैसे ही टाइम मिलता है मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूँगा। ओके, तुम साइड एरिया पर हो, मगर मेरा तो घर पर ही होगी, मैं उससे मिल लेता हूँ। तुम तुर्की से वापस कब आए हो? तुमने बताया ही नहीं। और मीरब कैसी है? शामिर ने बात का रुख बदलते हुए कहा था। शामिर, मेरी बात को इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम कराची में हो और कहाँ पर हो, ये जानना मेरे लिए कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर तुम एसीपी हो तो मुझे भी लोग रोमान शाह कहते हैं, इसलिए बेहतर है कि तुम मुझे खुद बताओ कि तुम कहाँ पर हो। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, स्पाट लहजे और रौबदार आवाज़ से बोला था। ठीक है, मुझे तुम अरफा कैफ़े में आकर मिलो, मैं वहीं पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। शामिर के जवाब न आने पर रोमान शाह ने खुद ही फैसला सुनाते हुए कहा था। रोमान, मेरे पास इस वक्त सच में टाइम नहीं है तुमसे मिलने का टाइम नहीं है, या मेरा सामना नहीं करना चाहते। मेरी इकलौती बहन के साथ इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। रोमान शाह की भारी रौबदार आवाज़ फ़ोन से बाहर आ रही थी। ओह अच्छा, तो तुम्हें सब कुछ पता चल चुका है। हाँ, क्यों नहीं चलना चाहिए था? हाँ, क्यों नहीं चलना चाहिए था? क्योंकि तुमने तो बताना ज़रूरी नहीं समझा। रोमान शाह ने तंदिया लहजे से कहा। मैं कैफ़े में आ रहा हूँ, वहीं बैठ कर सारी बात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। शामिर ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। शामिर बहुत बेचैनी के साथ कैफ़े में बैठा टेबल पर रोमान शाह का इंतज़ार कर रहा था। बेशक मिरहा की किडनैपिंग वाली बात छुपाने में शामिर की नीयत अच्छी थी, मगर हकीकत यही थी कि उसने बहुत बड़ी बात रोमान शाह से छुपाई थी, जिसे जानने का उसे पूरा हक था। वो मिरहा का सगा और इकलौता भाई था, ऐसा भाई जिसने अपनी बहन को बेटियों की तरह पाला हो। इस वक्त शामिर अजीब सी कश्मकश में गिरफ्तार था। अस्सलाम वालेकुम शामिर अपनी सोचों में गुम था जब रोमान शाह की भारी आवाज़ उसके कानों से टकराई थी। वो अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और रोमान शाह से मुसाफा करते हुए गले मिला था। मीरब कैसी है? शामिर ने बात बढ़ाने के लिए सवाल किया था। आने की कुछ देर बाद तक दोनों में खामोशी तारी रही थी। मीरब बिल्कुल ठीक है, और अगर खुदा न ख्वास्ता कुछ होता तो मैं तुम्हें ज़रूर बताता, क्योंकि तुम उसके भाई हो और तुम्हें जानने का पूरा हक है। रोमान शाह ने सीधा सीधा तंज किया था। रोमान, मैं भी तुम्हें बताना चाहता था। अगर तुम यहाँ होते तो मैं ज़रूर बताता, और बताने के बाद शायद मेरी तकलीफ़ें में कोई कमी आ जाती। तुम्हें तो अंदाज़ा भी नहीं कि मैंने उस वक्त खुद को कितना अकेला महसूस किया। मुझे भी कोई ऐसा चाहिए था जिसके लिए मेरे बाद मेरा की इज़्ज़त इतनी ही नाज़ुक मसला होती जितना मेरे लिए थी। तुमने मुझसे पूछा कि इस वक्त मैं किस तकलीफ़ से गुज़र रहा था। तुम नहीं थे, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत थी। शामिर ने दर्द ज़दा लहजे से सारी बातें कही थी। शामिर, यही तो दुःख है कि तुमने सब कुछ अकेले ही बर्दाश्त किया। तुम मुझे फ़ोन कर सकते थे, बता सकते थे। आखिर मैं ज़िंदा था, इस दुनिया में था, और तुम तक पहुँचने में मुझे कितना टाइम लगता। शामिर की तकलीफ़ को समझते हुए रोमान शाह का लहजा नॉर्मल हो गया। फ्लाइट बंद थी। तुम जानते हो कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने न्यूज़ सिटी न्यूज़ सुनी, तो इसमें साफ-साफ बताया गया था कि अगले 48 घंटों तक फ़्लाइट्स बंद रहेंगी। मैं तुम्हें बताकर सिर्फ़ तकलीफ़ देता, ना तो तुम आ सकते थे और ना ही तुम वहाँ सुकून से रह सकते थे। बताओ मैंने क्या गलत किया? इसके बाद जब मैं मीरा को सही सलामत वापस ले आया था, तो फिर मैंने इसलिए नहीं बताया कि तुमने मुझे जाते हुए कहा था कि तुम्हारे बिज़नेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से तुम्हें अचानक ही जाना पड़ा। और मुझे याद है, इससे पहले भी जब तुम तुर्की गए हुए थे अपने बिज़नेस के सिलसिले में, उस वक़्त मीरब के साथ वो गिरने वाला हादसा पेश आ गया था। तब भी तुम सब कुछ छोड़कर अचानक से वापस आ गए थे। मुझे लगा कि इस बार मुझे तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। रोमान, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बहन का ख्याल नहीं रख सकता? अगर ऐसा सोचते हो तो सही सोचते हो।
वो नज़रें झुकाए शर्मिंदा होकर बोल रहा था, वाकई मैं तुम्हारी बहन का ख्याल तो नहीं रख सका। अगर रख सकता तो इस पर यह मुसीबत कभी नहीं आती। मैं एक बहुत गैरत मैं एक बहुत गैर जिम्मेदार शौहर हूँ जो अपनी बीवी की हिफाजत नहीं कर सका। एक बहुत ही फ्लॉप शौहर हूँ। वो नदामत से नज़रें झुकाए बैठा था। बोल दिया जो तुमने बोलना था। अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम एक बहुत अच्छे शौहर हो। नज़र उठाकर मेरी तरफ देखो। तुम्हें किसने कहा कि तुम एक फ्लॉप शौहर हो? एक बाशऊर पढ़े लिखे इंसान होकर तुम्हें अपने बारे में ऐसा सोचते हुए देख कर मुझे हैरानगी हो रही है। रोमान शाह ने अपने मजबूत हाथ उसके हाथ में रखते हुए तसल्ली बख्श अंदाज में कुछ कहना चाहता। मैं तो अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूँ वो कम है। मैं तो अगर खुद सारी ज़िंदगी भी ढूँढता तो कभी अपनी बहन के लिए तुमसे बेहतर हमसफ़र नहीं ढूँढ सकता था। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे खुद से ही तुमसे मिलवा दिया और मेरी बहन के नसीब की लकीरों में तुम्हें लिख दिया गया। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे फ़ख्र है तुम पर। इसलिए शामिर यूँ नज़रें मत झुकाओ। किस्मत में जो लिखा होता है वो होकर रहता है। मेरा की किस्मत में ये लिखा था जो हो गया। कैसे हुआ मुझे नहीं जानना। तुमने मेरा को कैसे बचाया मुझे ये भी नहीं जानना। तुमने उस दरिंदा सिफ्त कमीने शख्स के साथ क्या सलूक किया वो मुझे भी नहीं जानना। मुझे वो भी नहीं जानना क्योंकि मेरा की सही और गलत पर मुझसे कहीं ज़्यादा हक तुम्हारा है। तुम उसके शौहर हो। जिस दिन तुमने मुझसे ये कहा था कि आज के बाद वो शख्स तुम्हारा दुश्मन है, मैंने अपने कदम पीछे ले लिए थे। तुमने उसे जो भी सज़ा दी वो उसके काबिल था या होगा। मगर शामिर तुम जो उसकी बेटी को लेकर आए हो वो तुमने बहुत गलत किया है। अगर तुम उसकी बेटी के साथ वही सलूक करोगे तो इसमें और हम में कोई फ़र्क नहीं। वो भी एक घटिया इंसान था और हम भी उसी की बराबरी पर उतर कर बदला लेंगे तो इसमें और हम में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। हम उस लड़की के साथ गलत करके अपने रब को क्या मुँह दिखाएंगे? तुम्हें क्या पता कि हो सकता है मैं उस लड़की के साथ गलत कर चुका हूँ और वो लड़की उसी के लायक है। शामिर बेशक हम दोनों में एक वक्त ऐसा था जब बहुत दुश्मनी थी, मगर एक बात मैं उस वक्त भी तुम्हारे बारे में पूरे यकीन के साथ कह सकता था कि तुम एक बाज़मीर और बाकिरदार इंसान हो। इसलिए मुझे 100% यकीन है कि तू कभी भी उस लड़की के साथ गलत नहीं कर सकते। मुतमईन लहजे से रुमान शाह कहते हुए हल्के से मुस्कुराया था। मत करो मुझ पर इतना यकीन। अगर नहीं किया तो ज़रूर करूँगा। मेरा कि गुनहगार की बेटी को मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। उस शख्स की तड़प उस दिन जो मैंने अपनी बेटी के लिए देखी थी, उसको देखने के बाद तो चाहे मुझे अपनी ज़मीर को ही क्यों ना मारना पड़े, मैं मार कर भी मरहा का बदला ज़रूर लूँगा उस घटिया शख्स को तकलीफ़ देने के लिए। उसकी बेटी को तकलीफ़ देना ज़रूरी है। उसकी बेटी के साथ गलत होना ज़रूरी है। उसे जबड़े भींचते हुए फैसला कुन अंदाज से बोला था। नहीं शामिर, मुझे पता चला है कि इसकी बेटी का उसमें कोई कसूर नहीं है। बच्ची है वो। उम्र ही क्या है उसकी, बमुश्किल 17 साल की है। तुम उसके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। रोमांशा तुम भूल रहे हो, मिरहा तो इससे कहीं ज़्यादा मासूम और छोटी थी। उसने एहसास किया, रहम खाया था मेरी मिरहा पर। शामिर की आंखों में गुस्से से खून उतर आया था। रोमांशा उसकी तकलीफ और दर्द को बहुत अच्छी तरह से समझ रहा था क्योंकि वो खुद भी उसी दर्द से गुजर रहा था, मगर उस वक्त उसे हर हाल में शामिर के गुस्से को उस पर हावी नहीं होने देना था। उसे शामिर के कहर और गुस्से से, गजब से उस बच्ची को बचाना था। वो इसी मकसद को लेकर ही तो तुर्की से इतनी जल्दी वापस आया था। तो ठीक है, मत खाओ तरस। मैं नहीं कहूँगा तुम्हें कि तुम उस पर तरस खाओ। जो भी जुल्म और कहर तुमने उस पर ढाना चाहते हो उसके के लिए रब की बारगाह में गुनहगार मत बनो। तुम उस लड़की से निकाह करोगे? रोमान शाह ने कुछ सोचते हुए कहा था, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। निकाह करके मैं मिरहा के साथ कभी बेवफाई नहीं कर सकता। शामिर निकाह के नाम से तड़प उठा था। और जो तुम बिना निकाह के उसके साथ करके उसके बाप को सज़ा देना चाहते हो, वो करके क्या तुम मिरहा के साथ वफादारी करोगे? रोमान शाह ने आंखें दिखाते हुए कहा था। रोमान, तुम जितनी मर्जी मुझे दलीलें दो, मगर मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मैं उस लड़की को किसी सूरत नहीं जाने दूंगा। ठीक है, मत छोड़ो उस लड़की को। तुम उसके साथ निकाह करने की हिम्मत भी नहीं रखते क्योंकि तुम मेहरा के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते। तो इस सारी बातों का मेरे पास एक सोल्यूशन है, रोमान शाह ने बहुत ठहराव से बोलते हुए कहा था। शामिर ने नज़रें उठाकर रोमान शाह के चेहरे की जानिब देखा। वो क्या? शामिर ने सवालिया नज़रों से देखते हुए पूछा। अब जो रुमान शाह ने कहा था वो बात तो दूर दूर तक भी उसके दिमाग में नहीं थी। वो तो सोच भी नहीं सकता था कि रुमान शाह उसे ऐसा भी करने को कह सकता है। और हैरानी तो उसे तब हुई जब रुमान शाह ने कहा कि वो यही सोचकर ही तुर्की से वापस आया है। दोनों में इस फैसले को लेकर बहुत बहस हुई, मगर जीत तो रुमान शाह की होनी थी। रुमान शाह ने अपना फैसला शामिर से मनवा कर ही दम लिया। तो फिर डन हो गया। जो मैंने कहा है अब तुम वैसा ही करो। इस तरह मेरा से बेवफाई भी नहीं होगी और उस शख्स को सज़ा भी मिल जाएगी। वैसे बताना पड़ेगा मीरब को कि इसके शोर में बहुत शातिर दिमाग है। शामिर ने गुस्से से नजरें शाह के चेहरे से हटाकर दूसरी जानिब करते हुए कहा, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बीवी मेरे शातिर दिमाग से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ है। तुम कल तैयारी रखना, मैं गवाह हूँ और मौलवी को लेकर 3 बजे पहुँच जाऊँगा।
रोमान शाह अपना फैसला सुनाते हुए खड़ा हो गया, जबकि शामिर गुस्से से भरी हुई नजरों से रोमान शाह को जाते हुए देख रहा था, जो शामिर पर अपना फैसला थोप कर चला गया था। हल्की हल्की धूप में बैठी बिया बड़े मज़े लेकर गन्ना चूस रही थी। अपने खेतों से लाए गए मीठे गन्ने के साथ बहुत अच्छी तरह से इंसाफ कर रही थी। मजाल है कि कहीं छिलकों में थोड़ा सा भी रस बाकी हो। आज उसके ताया और ताई शहर गए हुए थे। कुछ दिन पहले जो रिपोर्ट्स आई थी उनमें काफ़ी सारे मसले सामने आ गए। इनको हफ्ता 10 दिन लग सकते थे वहाँ पर इलाज करवाने में। अब तो वो वैसे भी बेफिक्र थे, क्योंकि बिया की परेशानी उनके सर से उतर चुकी थी। अब वो बेफिक्र होकर वहाँ पर जितने दिन चाहे रह सकते थे, और महानूर भी वहीं शहर में पड़ती थी, तो इसी बहाने वो कुछ दिन अपनी बेटी को भी अपने साथ रख सकते थे। होटल रूम खुरम ने वहाँ पर पहले से बुक करवा दिया था। खुरम भी ज़मीनों पर गया हुआ था, इसलिए आज बिया घर में अकेली थी। खुरम शादी के बाद काफ़ी चेंज हो चुका था, और वह तकरीबन अपने काम को बहुत संजीदगी से करता था। इसीलिए तो आज उसके अब्बा साईं बेफिक्र होकर उसकी माँ को इलाज के लिए शहर लेकर गए थे। तो जो तो जो मेरे हमेशा ਕੋਲ ਰਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਵਾਂ, ਪਰੇ ਪਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੌਣ ਡਰੇ। ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਆ ਗਈਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੱਬਾਂ ਨਿਭਾ ਗਈਆਂ, ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ मैं की करा। ब्याह गन्ना चूसते हुए बड़े आराम से आंखें बंद किए हुए धीमी धीमी आवाज में सॉन्ग गुनगुना रही थी। मलका तरन्नम नूर जहाँ मैं तुझे सारे घर में ढूंढ कर आया हूँ, और तुम यहाँ पर बैठी हुई सुर लगा रही हो। खुर्रम खान की लू के पास आकर बोला था। बिया डर कर उछलती हुई दूर जा खड़ी हुई थी। हाय अल्लाह जी साईं, आपने तो मुझे डरा ही दिया। वो दिल पर हाथ रखते हुए लंबी लंबी सांसें ले रही थी। एक तो साईं की जान, तुम डरती बहुत हो। दो ही काम आते हैं तुझे, एक डरना और दूसरा शर्माना। आज घर पर कोई ना है तो मुझे कोई अपना नया फीचर मुतारिफ करवाओ। वो कदम बढ़ाते उसके पास जाकर खड़ा हो गया, दोनों हाथ उसकी कमर पर बांध कर अपने करीब करते हुए बोला था। साईं क्या कर रहे हैं? हम छत पर खड़े हैं, कोई देख लेगा। सीने पर हाथ रखते हुए कसमत खाकर पीछे हो गई। साईं की पकड़ कुछ ज्यादा सख्त नहीं थी, इसलिए वो आसानी पीछे हो गई। कोई देखता है तो देख ले, अब तो तुम मेरे साथ रुखसत हो चुकी हो, अब तो डरना छोड़ दो बिया रानी। उसकी कलाई को थाम कर छत पर बने हुए छोटे से स्टोर नुमा कमरे के अंदर उसे ले आया था। स्टोर में ताई जान की पेटियां और अटैची केस रखे हुए थे, जिनमें वो गर्मी और सर्दी के बिस्तर वगैरह रख दिया करती थी। उसकी कमर की दोनों जानिब हाथ रखकर उसे बच्चों की तरह ऊपर उठाकर पास पड़ी हुई पेटी पर बिठा दिया। साईं क्या कर रहे हैं? कोई आ जाएगा। उसकी कमर पर दोनों हाथ बांधकर अपने करीब करके खुद नीचे खड़ा हो गया था। कोई नहीं आएगा, बेफिक्र हो। आते हुए सीढ़ियों की कुंडी लगाकर आया हूँ। ऐसे डर डर के मेरे मूड की ऐसी तैसी मत करो। सरगोशी करते हुए खुर्रम के लब उसके कानों की लू को लगे तो बिया के पूरे वजूद में सनसनाहट से दौड़ गई थी। बिया गंभीर आवाज में बिया गालों पर अपनी सख्त भीड़ वाले गाल रब करते हुए चुभन सी महसूस करवाते हुए मदहोश सा होकर बिया का नाम पुकारा। हूँ उसकी चुभन और मोहब्बत भरे लम्स को महसूस करते हुए वो तड़प रही थी। साईं के कांधों पर दोनों हाथ रखे हुए खुद को उसके सुपुर्द किए हुए बमुश्किल बोली, मैंने कुछ नहीं सोचा था कि मैं कभी तुमसे इस तरह प्यार कर सकता हूँ। तुझे पता है कि तुम्हारे पास आने के लिए मैं कितना बेचैन हो जाता हूँ। तो मैं पता है अभी भी मैं सारे काम छोड़कर तेरी तरफ खींचा चला आया हूँ। वो मदहोश था होकर उसकी गर्दन पर अपने लबों के गरम गरम लम्स छोड़ रहा था। उसके जलते हुए लम्सों की शिद्दत से उखड़ी हुई सांसें लिए खुर्रम के कांधों पर हाथ रखकर बैठी थी। तेरे वजूद से आती ये खुशबू कसम से मुझे पागल सा कर देती है। उसके दिल वाले मुकाम पर अपना सर रखे हुए हाथ उसकी कमर पर बांधकर उसे हिलने की इजाजत नहीं दे रहा था। उसकी कमर पर हाथ फेरते हुए खुर्रम के हाथ उसकी दिल पर जाकर रुक गए। वो बिन पानी मछली की तरह तड़प गई जब उसने एक ही झटके से दिल को खींचा और कुर्ती का कांधों से सरका दी। साईं, दिन दिहाड़े तो कुछ शर्म कर लिया करो। वो शर्म के मारे मन मनाते हुए अपनी कुर्ती को कांधों पर वापस खींचकर अपने दोनों हाथ रख कुर्ते पर रखते हुए साईं की बेबाक नज़रों से खुद को बचा रही थी। साईं की जान बीवी है तो साईं की। साईं को तो इस वक्त शर्म नहीं आती थी जब से तू मेरे निकाह में थी। अब तो साईं पूरे हक से तुझे रुखसत करवा कर तेरे ताया से ले आया है। अब तो अब तो अब भी अगर तू मुझसे ऐसी उम्मीद रख रही है तो फिर इसमें तेरी गलती है, मेरा कोई कसूर नहीं। वो कहका लगाकर हंसते हुए नरमी से उसके दोनों गाल कलाइयों को साइड पर करके उसकी कुर्ती को कांधों से खिसका कर वहां पर अपने लब रख चुका था। लबों से चूमते हुए उसकी जान निकाल रहा था और तड़प रही थी साईं के जलते हुए लम्सों को महसूस करके। उसकी तेज सांसों को महसूस करते हुए साईं और भी बहकता जा रहा था। साईं के बेबाक लब उसके दिल वाले मकाम से हट नहीं रहे थे। वो बिन जल के मछली की तरह तड़प रही थी। उसकी मासूम सिसकियों को नज़रअंदाज करते उसे उठाकर पास पड़ी चारपाई पर डालते हुए उस पर झुक गया और घटा बनकर उस पर छा गया। मीर, आप किसके साथ शफा का निकाह करवाने वाले हैं? प्लीज़ मुझे बताएं। मीरा बड़े तजस्सुस भरी नज़रों से देखकर पूछ रही थी। सुबह से वो मीर के मुंह से निकाह का नाम सुनकर बहुत बेचैन थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर शफा का निकाह मीर किससे करवा रहा है।
अब अपने साथ करवाने लगा हूँ। बेहद ख़राब मूड से बेड पर बैठा हुआ मोबाइल यूज़ कर रहा था। बिना मिराह की जानिब देखते हुए बोला था, हद है, मुझे पता है आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। प्लीज़ बताएं कि आप शिफा का निकाह किससे करने वाले हैं। शामिर की बात को इग्नोर करते हुए अपने सवाल पर जोर देते हुए बोली थी, बहुत तेज दिमाग है तुम दोनों बहन भाई में। तंज भरे लहजे से एक नज़र उठाकर देखते हुए कहा था, मतलब? सताइशी नजरों से देखते हुए मिराह ने पूछा था। थोड़ी देर में तुम्हारा भाई साहब आ जाएगा मौलवी गुहाओं को लेकर, तो बेहतर है तुम ये सवाल अपने भाई साहब से ही पूछ लेना। मेरा दिमाग बहुत गर्म है इस वक्त, बेहतर है कि तुम मुझसे कोई सवाल मत करना और जाओ जाकर उसको निकाह के लिए तैयार करो, जिस पर तुम कल बहुत मेहरबान हो रही थी। एक एक लफ्ज को चबाते हुए अपना गुस्से को जब्त करने की कोशिश कर रहा था। वो रोमांशा के फैसले से बिल्कुल खुश और मुतमईन नहीं था। रोमान भाई आ रहे हैं। मेरा सब कुछ भूलकर अपने भाई का नाम सुनते ही चहक उठी थी। जी, रोमान भाई आ रहे हैं और ये मोहतरमा तुम्हारी ही भाभी बनने वाली हैं। इस खुशी को भी अपने साथ ही लेकर आएगा। वो सिर्फ अपने दिमाग में ही सोच कर नफ़ी में सर हिलाकर चुप कर गया था। रोमान शाह मौलवी गोहों के साथ अपने दिए गए वक्त पर आ चुका था। रोमान शाह ने मेरा से मिलने के बाद शफा के निकाह के लिए वाइट कलर का आमदार लॉन्ग फ्रॉक के साथ में रेड कलर का कामदार दुपट्टा और साथ में गुलाब के फूलों के गजरे लाकर मेरा को थमा दिए थे। मेरा बेटा जल्दी से जाकर उसको तैयार करो, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मीरब की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। उसे साथ में ले आते तुम्हारा एक अजीम फैसला देकर उसकी तबीयत ठीक हो जानी थी। शामिर ने रोमान शाह की बात को बीच में काटते हुए तंज किया था। शामिर, मीरा और रोमान शाह इस वक्त शामिर के कमरे में खड़े थे, जबकि बाकी लोग बाहर टीवी लॉन्च में ही बैठे हुए थे। पहले मेरे ख्याल से निकाह कर लेते हैं, उसके बाद तुम फ्री होकर मुझसे मिलना, बैठकर अच्छी तरह तंज के तीर बरसा लेना, रोमान शाह अपनी रौबदार आवाज़ से बोला था। वो जानता था कि इस वक्त अगर उसने ज़रा सी भी नरमी दिखाई तो शामिर ये निकाह कभी नहीं होने देगा। मगर उस लड़की की ज़िंदगी बचाने के लिए और शामिर का बदला भी पूरा हो जाए, उसके लिए ये निकाह होना बेहद ज़रूरी था। मेरा बेटा, आप जाओ और उसको फ़ौरन से तैयार करो। उसको समझाओ कि सिवाय अपने माँ बाप से मिलने के इस पर और किसी भी तरह की कोई सख्ती नहीं होगी। इतनी सी सख्ती करने की भी क्या ज़रूरत है? जाने देना चाहिए, आखिर उसके माँ बाप हैं और हमें जुल्म करके इसे उसके माँ बाप से दूर नहीं करना चाहिए। शामिर ने गुस्से से भरी नज़रों से रोमान शाह की जानिब देखते हुए कहा, मेरा बेटा तुम जाओ, उसको बोलने दो। रोमान शाह ने शामिर की बात को नज़रअंदाज करने को कहा। रोमान शाह एक बात अच्छी तरह से जानता था, इस वक्त शामिर ना तो उसकी कोई बात समझेगा और ना ही सुनेगा। बातें करने से मजीद मामला ख़राब हो जाने थे। भाई, आप अगर इस मामले में बड़े हैं तो फिर आपको ये निकाह वाला किस्सा नहीं छेड़ना चाहिए था। आप लड़की को उसके माँ बाप को वापस कर दें। अपने बाप के गुनाहों की सज़ा बच्ची को आप क्यों दे रहे हैं? भाई, वो बहुत मासूम और छोटी है। मेरा के लहजे में उस लड़की के लिए बहुत हमदर्दी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई शेर और बहन सवा शेर। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम दोनों को इस लड़की के साथ इतनी हमदर्दी क्यों चढ़ी हुई है। शमीर का पारा हाई हो गया था। वो भड़क उठने वाले अंदाज से बोल रहा था, मेरा बेटा आप इस मामले से दूर रहें, ये मेरा शामीर का मसला है। आप जाकर उसको तैयार करें। सारी बात मैं आपको बता चुका हूँ, इस लड़की को छोड़ा नहीं जा सकता, मगर उस लड़की के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। ये मेरी गारंटी है। ये मेरी गारंटी है, तुम बेफिक्र हो जाओ। मिरा को सारी बात बताकर रूम से मुतमईन करके रोमान शाह ने भेज दिया था। प्लीज़ आप ही अपने शोहर को समझाएं, वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे। क्यों मेरा ज़बरदस्ती निकाह करवा रहे हैं? वो बच्चों की तरह सिसकियाँ ले लेकर आंसुओं से रो रही थी। प्लीज़ शफा, तुम परेशान नहीं हो, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। वो मेरा भाई है और हमारी परवरिश में ऐसा नहीं है कि वो किसी औरत को अज़ियत दे सके। बस फ़िलहाल शफ़ा, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से नहीं मिलने दिया जाएगा। इसके अलावा तुम पर किसी तरह का कोई तशद्दुद या सख्ती नहीं होगी। रोमान भाई ने मुझे गारंटी दी है। मेरा को इस पर बहुत तरस आ रहा था। वो उसे अपने गले से लगाकर बेड पर बैठी समझा रही थी, बिल्कुल एक बड़ी बहन की तरह। प्लीज़ आप ही मुझे अपने घर में अपने पास नौकर बनाकर रख लें, मगर मेरा निकाह नहीं करवाएं। आप बहुत अच्छी हैं, मैं आपके साथ रह लूँगी। आप नहीं मिलने देना मुझे मेरे माँ बाप से, मगर मुझे इस अजनबी शख्स के साथ मत भेजें। मैं तो इसको जानती तक नहीं। वो हिचकियों के साथ रोती हुई मेरा के आगे हाथ जोड़ रही थी। शिफा, वो अजनबी नहीं है, वो मेरे भाई हैं, क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। अगर रोमान भाई ने वादा किया है तो वो कभी अपने वादे से पीछे नहीं हटेंगे। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। शामिर इस वक्त बहुत गुस्से में, और इनके गुस्से से तुम्हें बचाने के लिए ही रोमान भाई ने ये फैसला लिया है। शिफा रो रो कर बेहाल हो रही थी। उसे इतना शिद्दत से रोते हुए देख मेरा खुद भी रोने लगी थी। वो वाइट कलर की पैरों को छूती हुई फ्रॉक के ऊपर रेड दुपट्टे में वो एक मासूम प्यारी सी गुड़िया जैसी लग रही थी, और इसकी रोई हुई आंखें उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रही थी। उसके हाथों में फूलों के गजरे पहनाते हुए मिराह ने माशाल्लाह बोलकर उसे अपने गले से लगा लिया। वो अपने भाई के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती थी, वरना जिस तरह शफा रो रही थी, मिराह इस निकाह को रोक देती। रोमान शाह मौलवी और गुहों को लेकर मिराह के बुलाने पर रूम के अंदर आ गया था। निकाह के 3 बोल कबूल करते शफा सैगल से वो शफा शाह बन चुकी थी। उसने रोते हुए हिचकियों में इस निकाह को कबूल किया, जिस खूबसूरत लम्हे का हर लड़की को अपनी ज़िंदगी में इंतज़ार होता है। उसकी ज़िंदगी में ये लम्हा भी एक सदा बनकर ही आया था।
उसे एक ऐसे गुनाह की सज़ा मिल रही थी जिसमें उसका कोई कसूर नहीं था। आने वाली ज़िंदगी उसके लिए कौन-सा नया मोड़ लेकर आने वाली थी वो नहीं जानती थी। मीरा उसकी बहनों की तरह गले लगाकर मिल रही थी, जबकि पास ही खड़े शामिर को बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने अपनी इतने साल की सर्विस में तुम जैसे नमूने नहीं देखे। रोमांश और मीरा की जानिब देखकर शामिर ने गहर आलूद नज़रों से देखकर कहा था। जब सब गवाह और मौलवी साहब तकरीबन दरवाजे से बाहर जा चुके थे, गुस्से से बोलकर वो जाकर अपने रूम का दरवाज़ा पटक कर बंद कर चुका था। हाय भाई, अब मैंने ऐसा क्या कह दिया है जो ये गुस्से से चले गए हैं? मीरा हैरान नज़रों से बंद दरवाजे को देखकर अपने भाई से मुखातिब थी। इसका ख्याल रखना, इस वक्त वो बहुत गुस्से में है। उसका गुस्सा गलत नहीं है। मीरा इस लड़की को जो सज़ा वो देना चाहता था, जो कि मैंने नहीं देने दी, ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। और हमारी हमदर्दियों से इस वक्त जहर लग रही हैं। वो भी अपनी जगह पर राइट है। वो तुम्हारा शौहर है, तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम उसको ठीक करो और उसके गुस्से को भी बर्दाश्त करना। तुम्हारी ही जंग को उसने खुद पर मुसल्लत कर रखा है। अब तुम ही जाकर उसको ठीक करो। मैं चलता हूँ। मीरा की तबीयत तो ठीक नहीं लग रही थी, तो जो मुझे जाकर उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। अपनी बहन के सर पर प्यार से हाथ फेरकर वो अपार्टमेंट से निकल आया था। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं फिर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।